अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 12 जनवरी 2022 बड़ी सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है आप लोगों ने, और बरोज़ बुध आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। और बहुत अहम इशू है। एक तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाला जनाब एहसन बून सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ताहयात नाअहली के हवाले से पिटीशन दायर कर दी है, और पिटीशन फाइल जो तैयार जिन्होंने की है वो ज़्यादातर नवाज शरीफ कैंप के लोग ही हैं। मैं फिर किसी वक्त बताऊंगा तफसीलात आपको। फिर उस्मान मिर्ज़ा के केस के बारे में बात करनी है आपके साथ, और मैंने आपको मेरे पुराने प्रोग्राम देख लीजिएगा, मैंने क्या गलती निशानदेही की थी वही बात हुई, उस पर बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके लिए ख़बर दे दूँ कि जनाब जस्टिस उमर अता बिंदयाल 2 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। वज़ारत कानून ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती की समरी पर काम शुरू कर दिया। यानी इसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये सीनियरिटी बेस्ड प्रिंसिपल है, और ये इस चीफ जस्टिस के लिए सीनियरिटी अल जिहाद ट्रस्ट केस जिसका जिक्र करते हैं, और सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी करेगी। और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गुलजार साहब बेहतरीन वक्त गुजारा है इन्होंने, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत दे, असूलों पे खड़े रहे हैं और बड़े काम किए उन्होंने। लेकिन वो एक्टिविज़म नहीं बरकरार रख सके जो जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर की थी। वो चलना चाहिए था उतना, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत काम किया और ये प्रेशर पे नहीं आए। 1 फरवरी को 2022 को रिटायर हो जाएंगे। आइन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसकी तैनाती और रिटायरमेंट है ना, वो 65 साल एज है, 65 सुप्रीम कोर्ट के जज की। हाई कोर्ट का जज तैनात होना 193 के तहत, उसमें अब 45 साल एज और 10 साल वकील के तौर पर आपका तजर्बा होना चाहिए। क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड उसमें भी कोई नहीं है। लेकिन 177 में एज लिमिट कोई नहीं है। रिटायर उस हाई कोर्ट के जज की 62 ईयर्स रिटायरमेंट है, वो मुतलका रेलेवेंट प्रोविजन बैकग्राउंड पे चल जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 साल रिक्वायरमेंट है। मैं एक तजवीज़ पेश करने लगा हूँ और आने वाले दिनों में बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं इस पर काम कर रहा हूँ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की एक ही मियाद होनी चाहिए, 65 साल। 65 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दें उसको, ये ख़त्म हो जाए, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है नहीं बनना, हाई कोर्ट का जज और है। तो ये जो चाम है ना, ये जो है कि आप 62 से रिटायर हो रहे हैं, आप 65 से जाके रिटायर हो जाएंगे, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आइन में तरमीम होगी इस काम के लिए। बार इस पर मैं काम कर रहा हूँ आने वाले दिनों में। और जस्टिस उमर अता बिंदयाल लाहौर हाई कोर्ट के जज से बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन इंसान, ईमानदार आदमी, और कई मामलों में उन्हें आइडियल मानता हूँ। खुदा पे यकीन रखने वाले, खुदा तरसा इंसान और मेरिट पे काम करने वाले। खुदा इस पर इनकी ज़ात पे उंगली नहीं कोई उठा सकता। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत दे, और बस उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट पे काम ज़्यादा होगा। चलते हैं अब उस्मान मिर्ज़ा केस की तरफ। और आपको याद होगा बैकग्राउंड पे वो तस्वीरें सारी चलेंगी, वो मैं नहीं चलाना चाहता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर फसाद फिल अर्ज़ का सेक्शन डालें, 311 ताज़ीरात पाकिस्तान। अगर सुलह भी हो जाए जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो तो वह सुलह नहीं होगी। और पुलिस ने इसमें 311 सेक्शन नहीं डाला। इसी तरह ज़ाहिर जाफ़र केस में मैं 311 बार कह चुका हूँ। अब इस केस में क्या होगा, ये मट्टी हो जाएगा केस। कैसे होगा? ये एक बयान अल्फ़ी है, बैकग्राउंड पे ये चल रहा है, उसके ऊपर से बैक साउंड से ना। और उसने जो लड़की है ना जी, उसने बयान दे दिया जी कि जो, और ये सुनने में शनीद यही है कि 1 करोड़ रुपये के करीब पैसा लिया है और सुलह कर लिया है इन्होंने। और वीडियो में जो लोग नज़र आने हैं वक्त मौजूद नहीं थे, कोई ज़बरदस्ती नहीं की, और ना ही कोई ज़बरदस्ती वीडियो बनाई है, ना कोई ज़बरदस्ती कपड़े उतारे हैं। वीडियो में सारा कुछ मौजूद है, वो चला नहीं सकता मैं, लेकिन ये सारा कुछ मौजूद है। और वो कह रहे हैं कि मैंने मुकदमा दाम में गिरफ्तार शुदा नामजद किसी को भी पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने किसी किस्म का बयान ही नहीं दिया, ना नामजद किया, ना ही कभी शनाख्त किया, और किसी तरह की कार्रवाई कोई नहीं करना चाहती जो नामजद मुलज़िमन है। और ये वहाँ पर बयान दिया है, 164 का बयान ये कराएंगी या कोर्ट के सामने रखेंगी और बरी होने की एक कोशिश आपके सामने है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में एक जोड़े को बरहना करके उन पर
तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का मुकदमा हुआ था और बड़ा प्रेशर था इमरान खान से भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी कि फौरी तौर पर के इसमें कौन कौन थे, उस्मान मिर्ज़ा, मुहिब बंगिश, इदरीस क़य्यूम भट्ट, फरहान शाहीन और अताउर रहमान पर सितंबर 2021 में फ़र्द जुर्म आयद की गई थी और ये तमाम मुलजमान इस वक्त डियाला जेल में कैद ज़बानतें इनकी खारिज हो चुकी थी। मुलजमान के वकला में अब जो शामिल है मैं उनके नहीं मैं कहता, लेकिन बयान अल्फ़ी की मैंने पोजीशन आपके सामने बता दी है। और अब देखें ना, बयान अल्फ़ी के मुताबिक जो कह मजिस्ट्रेट के सामने सारी चीज़ें उनने रख दी हैं और ये भी उन्होंने कहा है कि ये पुलिस ने सारा जो है ना मामला खुद ही बनाया है, किसी को भी स्टैम्प पेपर पर दस्तखत नहीं करने। और इसी तरह ये कहती है कि मैंने किसी मुलज़िम को ना शनाख्त किया। अब ये भी सामने है, मुतासर लड़की ने मोबाइल फुटेज बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार जो मुलज़िम है रेहान को भी पहचानने से इनकार कर दिया और कहा मैं रेहान को नहीं जानती। और 18 जनवरी तक इस बयान के पास अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है। और अगर अब जब यहाँ जाए और इस मामले को सीरियसली अब लिया जाए, एक ख़ुद जो है वो जब मुकदमे से हट गई तो सरकार तो अब इस सारे मसले में अगर आप देखा जाए तो अब तो सारा उनस आ गया सरकार के ऊपर और 311 लगाया नहीं। अब एविडेंस सारी मौजूद है। मैं नहीं समझता कि इनको ऐसे मुलजमान को बरी करना चाहिए, उसको निशान इबरत बनाना बड़ा ज़रूरी है। और जुलाई में ये मामला आपको याद हुआ था, पिछले साल जुलाई में सोशल मीडिया पर तशद्दुद का आया था और जो तस्वीरें आई उसमें नज़र आ रहे हैं, नाम नज़र आ रहे हैं, सारे मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। और पुलिस ने जिस तरह रखा और मज़कूरा क्लिप जो है ना बड़े वाज़े तौर पर, और ये भी देखा जा सकता है कि कपड़े कैसे उतारे गए और जो बातें सारी हुई ये रिकॉर्ड पे हुई हैं। मुलज़िम उनसे बदतमीज़ी करता रहा और वीडियो के इख्तिताम पर मुतासरा मुलज़िम को अपने दोनों बाजू से पकड़ कर, और अब ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे छोड़े, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। और 25 सितंबर के रोज़ मकामी अदालत में चालान जमा करवाया गया था और सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर लाई गई थी। अब ये हमारे अदालती निज़ाम पर दोहरा सवालिया उठा रही है। अच्छा, इसमें अदालतें अब क्या करें? अदालतें ने तो शहादतों पे चलना है। अब वो जो नहीं आना चाहते, जो नहीं करना चाहते, अब इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। बहरहाल आप तक ये बताना 311 अगर इसमें डाली बैकग्राउंड पे चल रही होगी तो फिर सुलह सफाई नहीं हो सकती थी। फसाद फिल अर्ज़ के हवाले से फिर सरकार देखेगी। अब 18 जनवरी को बज़ाहिर तो इन चीज़ों को सामने, अब फ़र्ज़ करें इनके ये लड़की की दरख्वास्त भी खारिज हो जाती है तो आगे उनके पास रेमेडी है, तो आगे कोर्टों में ज़रा मुश्किल हो जाएगा जस्टिफाई करने का। और जुर्म काबिल देखना जी, दो बातें हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से काबिल राजीनामा और ये जितनी दफ़ात लगी हैं मैं समझता हूँ काबिल राजीनामा 311 होती तो फिर ना होती। आगे चलते हैं। मौलाना शमीम के जो बहू, पोते और बोती को मैंने तो कल ही बता दिया था आपको, ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। फ़ैसला महफूज कर लिया है। अभी तक तो जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक नहीं आया गया था। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला के सामने समाअत की गई और अब ये बड़ा सिंपल सा है जो सवाल पूछा गया, बताएं कि कौन सा बेंच दबाव के नतीजे में बनाया गया। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला, ये तौहीन अदालत, मैंने आपको कहा था ये सूली तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। अब अदालत क्या करती है इस पर देखना होगा। इस कोर्ट के साथ ऐसा ना करें। जो बयानिया चल रहा है बताएं कौन सा अदालती बेंच बनता है, बेंच दबाव के नतीजे में बनता था। आप अपनी दरख्वास्त की इस्तदा पढ़ें। और राना शमीम ने आपको ये पटिशन दायर करने की हिदायत की, पूछा गया उसके बेटे से, आसन से, नहीं ये दरख्वास्त राना शमीम की बहू और पोते की तरफ से दायर की गई है। आप इसमें कह रहे हैं कि राना शमीम की साख को नुकसान पहुंचा गया। अब राना शमीम की अगर साख को नुकसान पहुंचा गया तो हद के इज़्ज़त डेफेमेशन उसने खुद करना है, खुद दायर कर सकते हैं। और पटिशन से मुतल्लिक़ तो फ़रीक़ ने कुछ नहीं कहा। पटिशनर तो मुतासरा फ़रीक़ ही नहीं है। इस्तदा किसके लिए और किसके लिए? उन्होंने कहा जी मैं इसके लिए केस ला पेश करना चाहता हूँ। मैंने तो आपको कल ही बता दिया था कि इसमें है कुछ नहीं, लेकिन इस पटिशन से साबित हो गया कि ये सारे लोग आपस में मिले हुए हैं, सेम पेज पे हैं, शरीफ ख़ानदान के कॉन्टेक्स्ट में। अब कोई डाउट रह नहीं गया। जितने चेन ऑफ इवेंट है बैकग्राउंड पे वो पटिशन चल रही होगी। आपको क्लैरिटी के में देखें बैकग्राउंड में आप लोगों ने कही धोखा, लेकिन मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ हकाइक पे कर रहा हूँ। अब चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ, जिसमें मैंने बात की थी ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब हसन मून सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पटिशन दायर की गई है। और तैयार मैंने आपको ये किया कि नवाज शरीफ के जब वकील हैं, तो नवाज शरीफ के वकील हैं और कई केसों में
उनकी तरफ से वो पेश होते रहे। वकील है, वकील की मर्ज़ी जहाँ से मर्ज़ी तक पेश हो, लेकिन कड़ियों से कड़ी मिलानी ज़रूरी है ताकि क्लैरिटी हो जाएगी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया और जो मेन जजमेंट है वो मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, वो समीउल्लाह बलोच वर्सेस अब्दुल करीम नौशरवानी है, PLD 2018, सुप्रीम कोर्ट 405। ठीक है जी। अब उसमें तौबा और मग़फ़िरत की बात करते हैं। ये रब के पास है तौबा और मग़फ़िरत, इंसान के पास नहीं है। यहीं से अगर देख रहे तो पटिशन ही मेंटेनेबल नहीं है। और 62(1)(f) के हवाले से ये बात करते हैं और आर्टिकल 184(3) और 99 की इंटरप्रिटेशन के हवाले से एक केस जिसका मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहता हूँ वो अब्दुल गफूर लैरी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर 2013, सुप्रीम कोर्ट 1271 है। ठीक है जी। अपना और बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ का एंड में, In such view of the matter, we hold that a person who is not qualified under Article 62(1)(f) cannot become qualified by efflux of time। यानी वक्त के गुजरने के साथ। और मैंने आपको क्लियर भी किया था, आर्टिकल 62 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, 62(1)(f) अलहदा चल रहा होगा और 63 अलहदा चल रहा होगा। 62 है क्वालिफिकेशंस, अहलियत। अब अहलियत में टाइम लिमिट नहीं रखी जा सकती कि 1 साल बाद 2 साल बाद आप अहल हो जाएंगे। एक आदमी सादक और अमीन नहीं है, और सादक और अमीन का मतलब सच्चा और झूठा है। आका दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादक और अमीन है देखो, लेकिन ये मतलब ये नहीं है कि ये सिफात, ये सुन्नत है सादक और अमीन होना। अगर आप सच्चे नहीं है तो आप कहें आज मैं झूठ बोलूं, झूठ बोल के मैं डिस्क्वालीफाई हूं, कल मैं फिर आ जाऊं कि नहीं जी मैं आप सच बोलूंगा, तो भाई आपने हलफनामे की भी खिलाफ वर्जी की। और इसीलिए कोर्ट ने क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड, इसमें सिर्फ आपकी पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है, और पार्लियामेंट तरमीम करेगी तो अगर टाइम लिमिट रखेगी, जब आपके पार्लियामेंट ने इसमें टाइम लिमिट नहीं रखी तो आप कौन है टाइम लिमिट रखने वाले। और सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार कहाँ से आ गया कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए, वो फॉर लाइफ है। और यही इंटरप्रिटेशन की है। 5 मेंबर बेंच है, वो जजमेंट मैं चला रहा हूँ। नवाज शरीफ को भी नोटिस हुआ था, नवाज शरीफ पेश नहीं हुआ इसमें, नवाज शरीफ इसके अंदर पेश नहीं हुआ, और अटॉर्नी जनरल वगैरह सारे इसके अंदर पेश हुए। और ये जजमेंट जो है ये रिपोर्टेड जजमेंट है, आपके सामने मैं रख देता हूँ और बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको मैं बता भी देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप उसको देख लें उस जजमेंट को, और उस जजमेंट के अंदर ये डेट मैं डेट क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपको। हाँ जी, ये देखें, ये है जी, इसमें मैं ग्रीन कलर से लगाया हुआ नवाज शरीफ रिप्रेजेंटेटिव आसमा जहांगीर इसमें पेश हुई। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए ना। और ये 14 फरवरी 2018 तक सुना गया। ये सुना गया 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1st, 7th, 8th, 12th एंड 14 फरवरी 2018 को। और कुरानी आयात और उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए ये प्रिंसिपल तय किए गए। कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से स्कोप ऑफ कंडक्ट, बहुत खूबसूरत जजमेंट है। इसने सारे को और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को, एक एक चीज को सामने रखते हुए ना, कोर्ट ने बड़ा वाज़े तौर पर बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया, इन द रिजल्ट वी आर इंक्लाइंड टू होल्ड दैट इनकैपेसिटी क्रिएटेड फॉर फेलिंग टू मीट द क्वालिफिकेशन फॉर आर्टिकल 61(2)(1)(f) imposes a permanent ban which remains in effect so long as the declaratory judgment supporting the conclusion of the one of the delinquent kind of conduct under article 62(1) of the constitution remains in effect। तो ये काबिल समात ही नहीं है, एतराज़ लगना है इसके ऊपर। और मैं नहीं समझता, अगर ये करनी भी थी, अगर थे तो हम किसी सियासी एजेंडा या सियासी बैगेज क्यों लेकर चलें। मैं बता चुका हूँ कि ऐसे हमारे सदर एहसन बून साहब लंदन गए थे और उनकी मुलाकातें हुई, तो ये तो एतराज़ है ना कि इस हवाले से आते नवाज शरीफ खुद फाइल करें, शौक़ है ना उन्हें आए हैं, अगर खुद फाइल करें। और वैसे भी उनकी नाहली एक और तरह से भी है, याद रखिएगा, वो सेक्शन 15 चल रहा होगा, नैब के 2 रेफरेंसों में 10-10 साल की नाहली है, 10-10 साल की नाहली है। जब सजा भुगतेंगे उसके बाद 10 साल कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये तो गालिब दिल के बहलाने को ख्याल है, ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है। अब मैं कहता हूँ बार काउंसिल या बार एसोसिएशन को सियासत में नहीं आना चाहिए, मेरी यही गुजारिश होगी और मैं यही कोशिश करता हूँ आप तक सच बताने की। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।